Hello everyone. Good morning, all of you. Very good morning to all. Okay, this is the first class for environment module. So before we move on and discuss the basic prospects of the subject, first of all I want to clarify certain aspects so that आप बार बार मुझसे चैट सेक्शन में पूछे ना कि ये कब होगा, कब खत्म होगा, क्या मॉड्यूल रहेगा, कैसे हम प्रोसीड करेंगे इन क्लासेस को लेकर। तो सबसे पहले I must tell you certain things about the requirement as far as this entire module is concerned. पहली चीज, जो भी ये presentations होंगी, whatever material will be given to you in the form of these PDFs that will be sufficient for your exam. मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई और बुक पढ़ें, क्योंकि जो भी बुक आप पढ़ेंगे उन बुक्स को ही पढ़ के ये सारी की सारी प्रेजेंटेशंस बनाई गई हैं एंड यू वोंट बी एबल टू डू दैट। मैं 5 किताबों को पढ़ के यहाँ पे सारा का सारा मटेरियल क्रक्स में लाया हूं और उसको आप अगर पढ़ेंगे बार बार अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो दीज आर समथिंग विच इज सफिशिएंट एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न्ड, बट उसकी एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप इन पीडीएफ्स को पढ़ेंगे तो इनको याद करना बहुत जरूरी है। मैं मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स को समझा के ही जाऊंगा यहां पे, और जब आप इनको समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे बहुत अच्छे से, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इनको याद करना। इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी, आपको उन इंफॉर्मेशंस को मैनेज करना है। उस इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है वो आपको ही ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। जिन्होंने किसी और इंस्टीट्यूट्स के नोट्स भी पढ़े हैं, सफिशिएंट है या नहीं है, आई कैन नॉट से दैट। वाई? बिकॉज जब आप इन नोट्स को पढ़ेंगे तब आप अपने हिसाब से उनको कंपेयर कर सकते हैं, और मुझे इतना पता है कि ये जो नोट्स आपको मिलेंगे ये नोट्स सफिशिएंट होंगे ही होंगे, राइट। सेकंड एस्पेक्ट जो मैं आपको बताता हूं, कुछ लोगों का ये मानना है कि जो टाइम है वो हम चेंज कर दें। टाइम की पॉसिबिलिटी चेंज करने की नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 से 3 के दरमियान ऑप्शनल की क्लासेस होती हैं, इसलिए वो चेंज नहीं हो सकता। मुद्दा खत्म हो गया, क्लोज, डन एंड डस्टेड, साइड में रखते हैं। सेकंड एस्पेक्ट, अब हम इस पूरे मॉड्यूल को कितनी क्लासेस में करेंगे। देखिए, ये हर बार वेरी करता है क्लास के बच्चों के हिसाब से, क्योंकि जब भी हम चलते हैं तब हमें हमारे हिसाब से 45 घंटे चाहिए होते हैं एनवायरनमेंट को खत्म करने के लिए। तो अब तुम पे डिपेंड करता है, अगर आप चैट बॉक्स में ज्यादा परेशान करेंगे या चीजों को समझने में डिले करेंगे तो ये उससे बढ़ के हो सकता है। थर्ड चीज, अब हमने इस नोट्स के अलावा और क्या फॉलो करना है। देखिए, आपके पास जो यूपीएससी वाला की या जो हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन आती हैं, उन मैगजीन को ध्यान से करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करना है, जो भी मैं यहां पे तुम्हें पढ़ाऊंगा। देखिए, जब हम यहां पे बात करेंगे इस पूरे सेगमेंट में, तो आई विल लार्जली टॉक अबाउट, जो मैं बात करूंगा वो होगी स्टैटिक पार्ट की, और उसमें बहुत सारा करंट अफेयर्स भी होगा। बट स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दो एस्पेक्ट हैं एनवायरनमेंट के। स्टैटिक पार्ट आपको कंप्लीटली कवर हो जाएगा मेरे साथ। करंट अफेयर्स की जहां तक बात आती है, वहां पे लार्जली कुछ चीजें लार्जली करंट अफेयर्स में कवर करूंगा। जैसे कि जब हम बायोफ्यूल्स में पहुंचेंगे तो बायोफ्यूल्स के प्रोस्पेक्ट मैं कवर करके जाऊंगा। उसमें जो बहुत ही रीसेंट चेंजेस हैं, वेरी रीसेंट चेंजेस, वो सारे के सारे आपको खुद से इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। अदरवाइज तो मैं आपके साथ सिर्फ एनवायरनमेंट 1 साल तक पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मुझे तो। बट आपको सिर्फ और सिर्फ इन क्लासेस के माध्यम से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और वो जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ये जो अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करेंगे, इसी अंडरस्टैंडिंग से आपको करंट अफेयर्स को बहुत आसानी से समझना होगा, और वो समझ में आ भी जाएगा। मैगजीन में जो हमारी प्रीलिम्स की मैगजीन आती है, जो मंथली मैगजीन होती है ओनली आईएएस की, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की, उस मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं, और सारे के सारा का सारा इनसे कवर हो जाएगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको
उसके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। जैसे मैं आपको अभी से एक चीज क्लियर कर देता हूं, जब ये वाला सेगमेंट हमारा, आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको दिख जाएगा कि मैं आपके लिए बहुत सारे पीवाईक्यूज भी लाया हूं, जो जो इस पूरे सेगमेंट से प्रीलिम्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे 2021 का ये सवाल है, ये सारा का सारा यहां पे आपको मिलेगा। उसके बाद नोट्स लिखना है या नहीं लिखना, उसके लिए समझ लें बात कैसी है। मेरी जो ये स्लाइड्स हैं, यही बार बार पढ़ें। अगर इस स्लाइड्स को बहुत बार आप पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे इन स्लाइड्स को, अगर आप अपने घर में हैं तो आप अपने जो भी छोटा भाई या बहन है या पेरेंट्स हैं, उनको बोले कि इनमें से कुछ भी चीजें पूछें हमसे, राइट। और उनसे जब आप उनको बार बार सुनाएंगे इन सब चीजों को, तो ये चीजें याद होने लगेंगी। और जितना चीज याद होगी, जितने एग्जाम्पल्स आपको याद होंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी कि आप अच्छे से आंसर्स को मार्क कर सकें। थोड़ा सा हमें दिमाग भी लगाना पड़ेगा जब हम क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे होंगे, जब भी हम बात करते हैं इन सब चीजों की। अब आंसर बी है या ए है, मेरे को नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि इस मॉड्यूल को कैसे खत्म करना है और इस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मैं तुमसे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा। ये जो स्लाइड्स हैं, इनसे बार बार खुद से नोट्स बनाने की कोशिश ना करें। इन स्लाइड्स का या तो आपके पास अगर पीडीएफ आता है तो उसका प्रिंट ले लें, प्रिंट लेके उसको पंच करके अपनी एक एनवायरनमेंट की सेपरेट फाइल बना लें। उस फाइल के अंदर आप इन सब चीजों को रख लें और बार बार इनको रिवाइज करें। देखिए, ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर मैं आज क्लास खत्म करूंगा तो कल कोई नई चीज आएगी और आप बोलेंगे कि ये तो पढ़ाया ही नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हर साल चेंज होते रहते हैं। नए नए ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, नई नई रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स को आप इंटीग्रेट करेंगे। हमारा इन क्लासेस के माध्यम से मुद्दा होगा कि हम कैसे कंप्लीट एस्पेक्ट को स्टैटिक मैनर में इतना अच्छे से कर लें कि कोई भी नई चीज अगर हमें दिखती है कहीं पे, तो उन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम इंटीग्रेट कर सकें, राइट। मैं ये आशा करूंगा तुम लोगों से कि प्लीज चैट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट चीजें लिखें। बाय बाय सर, हाय सर, ये सर, वो सर, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, राइट। आप आज से एक बार ये जो डेली क्लास नोट्स, ये वाला जो ये पीडीएफ आएगा, ये जो पीडीएफ जो आपके साथ आता है, ये जो पीडीएफ है, यही सबसे ज्यादा जरूरी होगा। रनिंग नोट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो भी चीज एक्स्ट्रा होगी वो मैं आपको स्लाइड ऐड करके इसमें समझा दूंगा, ठीक है। ये तो प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट हो गया कि कौन से सोर्स फॉलो करने हैं, ये बात हो गई। कितना आवर्स का ये ओवरऑल मॉड्यूल है, ये भी मैंने आपको बता दिया। फेयर इनफ, ग्रेट। देन थर्ड एस्पेक्ट आता है कि इस पूरे मॉड्यूल को हमने कितने भागों में बांटा है और इन सब भागों को हम कैसे डील करेंगे। देखिए, सबसे पहला भाग जो इस पूरे मॉड्यूल का है, दैट इज बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये एक पहला मॉड्यूल होगा जिसके अंदर हम इकोसिस्टम से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। चाहे हम बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स, इकोटोन क्या होता है, इकोसिस्टम क्या है, हैबिटेट क्या है, निश क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी, वो सारी की सारी टर्मिनोलॉजी हम इसके अंदर देखेंगे। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो भी आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे नए एस्पेक्ट हैं। खुद के जो भी पुराने बैकलॉग्स रहते हैं, उन सबको अभी एक बार के लिए छोड़ दें। जब तक आप एनवायरनमेंट में मेरे साथ लाइव रहेंगे, जितना ज्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे, उतना बेहतर आप चीजों को समझ भी पाएंगे। सेकेंड मॉड्यूल जब हम यहां पे डिस्कस करेंगे, दैट विल बी इन रिलेशन टू बायोडाइवर्सिटी। दूसरा मॉड्यूल जो होगा वो होगा बायोडाइवर्सिटी का। इसी बायोडाइवर्सिटी के मॉड्यूल में मैं आपको नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताऊंगा। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताऊंगा।
ठीक है। थर्ड मॉड्यूल जो हमारा होगा, उस मॉड्यूल में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की। थर्ड मॉड्यूल में हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, जिसके अंदर हम बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उन सबको देखेंगे। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ यहां पे हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस देखेंगे, वेरियस लॉज देखेंगे। इन सबको यहीं पे हम डील कर लेंगे। इंटरनेशनल कन्वेंशन, लॉज, ये सारी चीजें यहां पे देखेंगे। इसके बाद फोर्थ पोर्शन आएगा, जहां पे हम इसी क्लाइमेट चेंज के अंदर ही हम इंडिया के इनिशिएटिव्स भी देखते हैं। इसी के अंदर हम इंडियाज इनिशिएटिव्स भी देखेंगे कि भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं एज फार एज क्लाइमेट चेंज इज कंसर्न्ड, बायोडाइवर्सिटी इज कंसर्न्ड। ये दोनों इंटीग्रेटेड मैनर में चलेगा। ठीक है सर। देन शंकर आईएएस की जो बुक है उसको हम पूरा कंप्लीट इसी पूरे के पूरे मॉड्यूल के अंदर कर देंगे, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बुक पीएमएफ आईएएस की आती है, उसके अंदर 600 पेज हैं, तो मैं सीधा बता देता हूं कि अब वो 600 पेज आप पढ़ेंगे तो आपको खुद को पता है कितना टाइम लगेगा। बट उन 600 पेज के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी इस पूरी की पूरी स्लाइड के अंदर कंफर्म्ड है, इसके अंदर दी गई है। क्यों? क्योंकि जब हम 600 पेज को पढ़ने आएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उन 600 पेज के अंदर 300 पेज तो शंकर आईएएस के, जो 300 एक्स्ट्रा हैं वो भी यहां पे दिए हुए हैं। राइट। फोर्थ जो सेक्शन होगा वो हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। इसकी बात हम करेंगे फोर्थ सेक्शन में, जहां पे हर तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो जियोथर्मल एनर्जी है, चाहे वो सोलर एनर्जी है, चाहे वो हम बात करेंगे विंड एनर्जी की, टाइडल एनर्जी की, न्यूक्लियर एनर्जी की, और उसके साथ साथ हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे। मेरे नोट सफिशिएंट है, बार बार इस चीज को मत पूछना, खुद लेट आते हो मेरे से दोबारा बुलवाते हो। राइट। देन अगेन अगर मैं बात करूं क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लास्ट पार्ट जो होगा वो हम देखेंगे पोल्यूशन के रूप में। ये 5 मेजर मॉड्यूल हैं जिनको हमने कवर करना है। एक्स्ट्रा चीजें जो हम यहां पे पढ़ेंगे वो हमें दिखेंगी कोरल रीफ्स के माध्यम से, ये भी मैं यहां पे करवाऊंगा। फिर मैं आपको यहां पे मैंग्रोव्स के बारे में भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, मैंग्रोव्स के बारे में बताऊंगा। इन दोनों से रिलेटेड क्या इनिशिएटिव्स हैं, उन इनिशिएटिव्स को भी हम यहां पे ही कवर करेंगे। ठीक है। तो सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंडिया के लॉज, एक्ट जितने भी पुराने बने हैं, उसके साथ साथ बेसिक से लेके एंड तक हाई लेवल एडवांस लेवल तक की जो अंडरस्टैंडिंग होगी, दैट आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू। राइट। कि अब थोड़ा सा ध्यान से समझें। कोई बात नहीं, अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि प्रिंट नहीं निकलता, तो आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करें, इनको कन्वर्ट करके इनका बैकग्राउंड चेंज कर लें। राइट। अब जो ये पीपीटीज हैं, दीज पीपीटीज विल बी बाइबल फॉर यू। यही गीता है, यही बाइबल है, यही कुरान है, यही तुम्हारे लिए गुरु ग्रंथ साहिब है, सब कुछ यहीं पे है। और इन्हीं को आप बार बार अगर रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कि आप कितना इजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, ये मॉड्यूल है 45 आवर्स का। इन 45 आवर्स के अंदर हम पूरे इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे वो बता दिया। और अब ये तो वो था व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी वाज दिस। What I am expecting out of you is you are not going to write anything which is not relevant in the chat box. Specifically, I am talking to Karthik because आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं इग्नोर करता हूं because they are not relevant enough to be dealt in the class. Right? अगर आप जितना ज्यादा क्लास के चैट बॉक्स में इररिलेवेंट चीजें लिखेंगे, उतना ये सिलेबस डिले होता जाएगा। मेरे को कोई भी समस्या नहीं है, मैं 1 महीना भी पढ़ा सकता हूं, तो मुझे क्या दिक्कत है। मैंने एग्जाम में नहीं बैठना है, बैठना आप लोगों ने है। राइट।
अब हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, जहां पे हम पहले इकोलॉजी क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, इनकी टर्मिनोलॉजीज क्या है। संपूर्ण बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, बट वही चीजें उनमें से देखेंगे जो चीजें एक्स्ट्रा होंगी। राइट, कुछ कुछ चीजें आपको कहीं एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। जो एक्स्ट्रा चीजें बाकी की किताबों में मिलेंगी वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको देखते हुए, वो कैसे पता लगा किसी भी एक टीचर को, पीवाईक्यू एनालिसिस से। राइट, तो उस सब चीजों को देखते हुए हम यहां पे चीजों को डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स के लिए आपको जो मैगजीन फॉलो करनी है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की जो मंथली मैगजीन है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसमें एनवायरनमेंट सेक्शन में जाएं। अगर बायोडायवर्सिटी चल रहा है तो बायोडायवर्सिटी को थोड़ा सा ध्यान से जो हम पढ़ेंगे यहां पे, उन उन टॉपिक्स को वहां से कवर कर लें। जब बेसिक हो गया इकोसिस्टम का तो वहां से कवर कर लें। राइट, डेली क्लास नोट्स विल बी इनफ। भाई ये डेली क्लास नोट्स ही तो हैं, आप इतनी 36,000 बार बोल दिया, फिर वही बेवकूफों वाली बात करते हो। राइट, मेंस के पर्सपेक्टिव में जो एक चीज ऐड होगी इसके अंदर, दैट वुड बी एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, EIA। वो मैं तुम्हें डिटेल में लेटर ऑन स्टेजेस में लास्ट क्लास में करवा दूंगा। बस यही एक एस्पेक्ट है। अब कहां मिलेगी मैगजीन, मैं अपने घर से तो छाप के नहीं दूंगा। थोड़े समझदार हैं आप लोग, नेट पे सर्च कर सकते हैं और मार्केट में मिलती हैं मैगजीन्स। तो ये सबसे जरूरी है आप लोगों को समझना। तो प्लीज नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडी। स्टॉप राइटिंग anything in the chat box so that we'll be proceeding with the aspects of environment and ecology. I am not going to cater any doubt now. राइट, कोई डाउट केटर नहीं करूंगा। जब मैं तुम्हें टाइम दूंगा 10 मिनट बाद, यू कैन राइट योर डाउट एट दैट पॉइंट ओनली। जो भी डाउट आता रहेगा वो डाउट आप अपने पास नोट कर लें। उसके बाद मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दूंगा, आप लिख दें, फिर मैं सारे के सारे चीजें डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट की। अब जब ये बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट हम देखते हैं तो मेरे सामने सबसे पहला वर्ड आता है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। व्हाट इज एनवायरनमेंट। जब मैं एनवायरनमेंट को देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि देयर आर 3 मेजर स्फीयर्स विच आर प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। जैसे कि एक ऐसा स्फीयर जो कि रॉक्स से बना है, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। रॉक्स से बना है जिसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। एक ऐसा स्फीयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, जो कि बना हुआ है गैसेस से। एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं जो कि बना हुआ है किससे, गैसेस से। और एक ऐसा स्फीयर है जो कि बना हुआ है पानी से, इसको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। बट ये जो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। उस कॉम्बिनेशन के अंदर लाइफ का एग्जिस्टेंस दिखाई देता है। एक कॉम्बिनेशन जहां पे आपको लाइफ का एग्जिस्टेंस दिखाई देगा, ये वो कॉम्बिनेशन है जहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी है। इसी कॉम्बिनेशन को हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये कौन सा है, बायोस्फीयर। बायो का मतलब ही ऑर्गेनिक है, लाइफ है। सो बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। क्योंकि अगर मैं इस पूरे के पूरे एस्पेक्ट को देखूं, रॉक्स मुझे कहीं पे भी मिल सकती हैं, बट अगर वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो लाइफ नहीं हो सकती। मैं हवा के अंदर अगर जाऊंगा तो मुझे थोड़े समय बाद ट्रोपोस्फेयर के अंदर भी अगर मैं हूं, वहां पे मैं सांस लेने में मुझे दिक्कत होगी विदाउट ऑक्सीजन। मैं लाइफ, वहां पे भी लाइफ नहीं दिखेगी। पानी, डीप पानी के अंदर जाऊंगा तो भी मेरे लिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि मुझे लाइफ देखने को मिले। सो लाइफ की पॉसिबिलिटी कहां से मिलती है, जहां पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन दिखाई देता है। सो बायोस्फीयर क्या है, एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है। एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है किनका, एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का।
LHA बोले तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर का एक ऐसा एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है, एक ऐसा एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन है जहां पे लाइफ का एग्जिस्टेंस है। इसीलिए हम बोलते हैं अगर कोई भी चेंज लिथोस्फेयर में होगा तो उसका इंपैक्ट लाइफ पे पड़ेगा, कोई भी चेंज एटमॉस्फेयर में होगा तो उसका इंपैक्ट लाइफ पे पड़ेगा, पानी के अंदर कोई चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट भी हमें लाइफ के ऊपर दिखाई देगा। ये इतना एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है कि जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, राइट। तो अब एक बात थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मान लो ये एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो अगर कोई एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, कोई एक पर्सन है जो यहां पे खड़ा है, इस पर्सन को मैं ध्यान से देखता हूं बायोस्फीयर के अंदर, ये मैं बायोस्फीयर को जूम इन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बायोस्फीयर को जूम इन करने से मुझे समझ में आया ये अगर बायोस्फीयर है, दिस इज द एग्जैक्ट प्रोपोर्शन जहां पे क्या दिख रहा है, हमें लाइफ दिख रही है। ये वो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है जहां पे मुझे लाइफ दिखती है। ये अगर बायोस्फीयर है तो इस बायोस्फीयर में अगर कोई एक व्यक्ति खड़ा है तो इस व्यक्ति को ध्यान से देखने पे मुझे पता लगता है कि इसको सराउंड करने वाले रॉक्स हैं, इसको सराउंड करने वाली गैसेस हैं, इसको सराउंड करने वाला पानी भी है, राइट, इसको सराउंड करने वाला पानी भी है। जो ये वर्ड इन्वायरमेंट आता है, इन्वायरमेंट जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है। फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो ये इन्वायरमेंट है ये एक वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स, सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स। अब देखिए, मैं ये कहता हूं कि अगर मान लो मैं इस व्यक्ति के इन्वायरमेंट की बात करता हूं तो इसको किसने घेरा हुआ है, रॉक्स ने, गैसेस ने, पानी ने, इसके साथ यहां पे कोई और व्यक्ति भी होगा, यहां पे कोई मॉस्किटो है, कोई यहां पे मछली है, यहां पे कोई डॉग है या कैटल है, राइट। सो यहां पे जब मैं आसानी से देखता हूं तब मुझे समझ में आता है कि जो भी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि मेरे सराउंडिंग में जो भी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट है उनको अगर मैं जोड़ दूंगा तो वो मेरा पर्यावरण बन जाएगा, वो मेरा इन्वायरमेंट बन जाएगा। ये जो इन्वायरनर वर्ड है ये एक फ्रेंच वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है जहां से इन्वायरमेंट आया है। इन्वायरमेंट अगर मैं जहां पे खड़ा हूं, जिस स्टूडियो से मैं क्लास ले रहा हूं, इस स्टूडियो का इन्वायरमेंट क्या होगा? इस स्टूडियो का इन्वायरमेंट का मतलब है ये बोर्ड, ये बोर्ड, ये कैमरा, ये पोडियम, उसके साथ साथ पंखा, एसी, लाइट, ये सारे क्या हैं? इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। ये सारे नॉन लिविंग पार्ट हैं। उसके साथ लिविंग पार्ट क्या है? आपको ऐसा लगता होगा कि मैं अकेला हूं इस स्टूडियो में, इसीलिए लिविंग पार्ट तो है ही नहीं। बट मुझे यह समझ में आता है कि ठीक है, मैं अगर स्टूडियो में अकेला हूं तो मेरे सराउंडिंग में बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरसेस हो गए, ये सारे क्या हैं? मेरे इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैं देख नहीं पा रहा हूं बट ये एग्जिस्ट करते हैं। तो जब मैं अगर अब इन्वायरमेंट की बात करता हूं तो इन्वायरमेंट हमारा सराउंडिंग होता है। तो इन्वायरमेंट वर्ड जब भी आपके सामने आज के बाद आएगा तो आपके दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें चलेंगी। पहला कि लिविंग एलिमेंट, दूसरा लिविंग एलिमेंट के साथ साथ नॉन लिविंग एलिमेंट, नॉन लिविंग एलिमेंट, नॉन लिविंग एलिमेंट। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, इनका सम टोटल कर दूंगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट्स आर टर्म्ड एज एनवायरनमेंट।
अब जो लिविंग एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बायोटिक एलिमेंट्स और बायोटिक फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। नॉन लिविंग एलिमेंट को एबायोटिक फैक्टर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं, किसी एनिमल की बात करता हूं, फिश की बात करता हूं, ये सारे के सारे क्या हैं? बायोटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक फैक्टर्स का मतलब होता है, चाहे मैं एबायोटिक फैक्टर में गैसेस ले लूं, मेरे सराउंडिंग में कोई पत्थर पड़ा है उसको ले लूं, चेयर ले लूं, मैं इसके सराउंडिंग में जो मेरे सराउंडिंग में जो सॉइल है उसको ले लूं, पानी जो है उसको ले लूं, राइट। ये सारे के सारे क्या हैं? मेरे एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं, जो सांस नहीं ले सकते हैं। अगर मैं आज अगर अब एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आप जहां पे इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं उस जगह पे आप अपने एनवायरनमेंट को देखें और बताएं कि कौन कौन से एलिमेंट से आपका एनवायरनमेंट बना है। तो आप बोलेंगे सर, जिस फोन पे, लैपटॉप पे या मैं आईपैड पे या किसी टेबलेट पे इस वीडियो को देख रहा हूं वो एनवायरनमेंट है। आपका पेन, आपकी नोटबुक, आपका टेबल, चेयर, राइट। उस जगह की, उस रूम में जो गैसेस अवेलेबल हैं, वहां पे जो लाइट अवेलेबल है, प्लग है, ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके नॉन लिविंग एलिमेंट्स होंगे। और अगर आपके बाजू में कोई बैठा है तो वो आपका लिविंग एलिमेंट है, वो भी आपके एनवायरनमेंट का पार्ट है। मेरे एनवायरनमेंट से दूर हो जाओ का मतलब यह है, आप उनको बोल रहे हैं कि आप उस रूम से बाहर चले जाएं। सो नाउ व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड हियर इज कि these are nothing but the living element and non living element। एक चीज मैं बता देता हूं आपको सुहेल, मेरा जो कहने का मतलब था, दिस इज मेटाफर। एक मेटाफर नाम की चीज होती है कि उस मेटाफर को बोला जाता है कि आप किसी चीज को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से कंपेयर करें। अगर मैं, जैसे मैं एक पंजाबी हूं, तो मेरे को मालूम है मेरे रिलीजियस पर्पस के लिए गुरु ग्रंथ साहिब इज द अटमोस्ट थिंग। तो मैं अपनी पढ़ाई में उसी रिलीजियस तरीके से जब पढ़ूंगा तो मेरे नोट्स मुझे वही इंपॉर्टेंस देंगे। इसीलिए मैंने आपको उस चीज से कंपेयर किया। बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के, थोड़ा सा अपने दिमाग को ब्रॉड करना है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, राइट। सो मेटाफरिकली अगर कोई चीज बोली गई है तो उस चीज को आप रिलीजियस एंगल ना दें तो बढ़िया है, क्योंकि जितना जितना आप इस चीज को समझते हैं उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, समझदार और रिलीजियस मैं भी हूं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इस दुनिया को देखता है, राइट। चलिए वापस आते हैं, और ऐसे जो चीजें हैं कृपया करके इस चीजों को मत लिखें कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज नाउ आई विल आस्क माय टीम टू ब्लॉक यू। फेयर इनफ। चलिए अब देखते हैं एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को। द एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होंगे, जो इस व्यक्ति को या इसके सराउंडिंग में होने वाले इवेंट्स को प्रभावित करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे, उसे ही हम एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। अगर मैं बायोटिक और एबायोटिक की बात करता हूं तो लिविंग एलिमेंट्स विल बी टर्म्ड एज द बायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग एलिमेंट्स विल बी टर्म्ड एज द एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आपको फंजाई, बैक्टीरिया, प्लांट, प्रोटोजोआ, एनिमल्स और बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक फैक्टर में आपको दिखेगा एयर, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, मिनरल्स, ह्यूमिडिटी। ये सारे के सारे क्या होंगे? एबायोटिक फैक्टर्स के रूप में देखे जाएंगे। तो एनवायरनमेंट मुझे पता लग गया कि इज द सम टोटल ऑफ living and non-living components or elements, living or non-living components or elements which is influencing any organism. This is what we can call it as environment.
दूसरी जो डेफिनेशन, अब यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर के बीच का एक पोर्शन बताया जहां पे लाइफ की पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। उसके अलावा लिथोस्फेयर, ये एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में मिलते हैं। एनवायरमेंट जो वर्ड है वो आया है फ्रेंच वर्ड से जिसका नाम होता है एनवायरनर, जिसका मतलब होता है सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। इसके बाद का एस्पेक्ट जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। आपको दिख रहा होगा बायोटिक फैक्टर्स कौन हो सकते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स कौन हो सकते हैं। दिस इज समथिंग वी कैन कॉल इट एज एनवायरमेंट, राइट। देन अगला एस्पेक्ट एक बात करता हूं तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं, वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? वायरस बेटा, वायरस भी बायोटिक फैक्टर्स में ही आएगा। दो वायरसेस ऐसे हैं जो कि एक होस्ट के बाद खुद को जिंदा रखते हैं, राइट। तो थोड़ा ध्यान से समझिए अब इकोलॉजी क्या है। नाउ यस, आर्टिकल 21 इज रिटन देयर। इकोलॉजी का मतलब क्या है? इकोलॉजी वर्ड जब आएगा तब आएगा कि हम स्टडी कर रहे हैं इंटरेक्शंस की बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। देखिए, जैसे ही मैं इस तस्वीर पे आता हूं तो मुझे समझ में आता है कि जो मेरा एनवायरनमेंट है वो बना किससे है? लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट से। मेरे एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का ये एनवायरनमेंट है, इस व्यक्ति की ये सराउंडिंग है। इस सराउंडिंग के अंदर उसको बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स नजर आते हैं। जब ये दोनों फैक्टर्स नजर आएंगे तब मुझे समझ में आएगा कि इन दोनों फैक्टर्स का इंटरेक्शन किसके साथ है? इस व्यक्ति के साथ है। अगर ये वर्ड इंटरेक्शन आएगा तभी ये इकोसिस्टम और इकोलॉजी कहलाएगा। इंटरेक्शन वर्ड होना बहुत जरूरी है, यह बात आप याद रखें। और इकोलॉजी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम जैसे ये वर्ड्स जो होते हैं, ये वर्ड्स हमेशा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को लेके चलेंगे। अगर मैं किसी भी एक इकोसिस्टम की बात करता हूं, किसी भी एक एनवायरनमेंट की बात करता हूं, तो उसके अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट इस व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। जब हम इस इंटरैक्शन की स्टडी को पढ़ेंगे, इंटरैक्शन की स्टडी करेंगे, तब इसे इकोलॉजी कहा जाएगा। जैसे कि हम जब भी लॉजी वर्ड देखते हैं, जैसे हम लॉजी, लॉगोस वर्ड देखते हैं, तो इस वर्ड का मतलब ही होता है स्टडी। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन इज व्हाट वी कॉल एज इकोलॉजी। और जो आप अर्न्स्ट हैकेल की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इकोलॉजी का मतलब है ये पूरा का पूरा जो जहां पे मैं खड़ा हूं, ये एनवायरनमेंट मेरा घर है, तो ये होम से आया है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा एस्पेक्ट है। मैं तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं और उसको फिर उसके बाद हम इसको दूसरे तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो बुकिश लैंग्वेज है। मैं ये कहता हूं कि अगर ये व्यक्ति, लेट से मैं अपनी बात ही करूं, मैं अगर इस रूम में खड़ा हूं तो मुझे इतनी बात समझ में आती है कि यहां पे बायोटिक फैक्टर जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। एबायोटिक फैक्टर्स ये बोर्ड है, ये पेन है, ये लाइट है, राइट, और यहां पे गैसेस हैं। क्या मैं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा हूं? जी हां, ये मैं कर रहा हूं इंटरैक्शन। कैसे मैं इंटरैक्शन कर रहा हूं? वो क्या है? वो है इस बोर्ड पे लिख के, राइट। उस बोर्ड पे लिख के मैं इस बोर्ड के साथ क्या करता हूं? इंटरैक्शन करता हूं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी ना किसी रूप में मुझे प्रभावित कर रहे होंगे, किसी ना किसी रूप में मुझे प्रभावित कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली जब मैं उस इंटरैक्शन को पढ़ूंगा, उस इंटरैक्शन की स्टडी करूंगा, तो उसे हम इकोलॉजी के नाम से जानेंगे। इकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ इंटरैक्शन है, राइट।
स्टडी ऑफ इंटरेक्शन जो है वही इकोलॉजी है। यह बात आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। जहां पे इंटरेक्शन और स्टडी दो वर्ड आ गए उसको हम इकोलॉजी कहेंगे। अब जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ होगा और किन का होगा? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का होगा। तो इंटरेक्शन किसका है? बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स का। अब देखो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इकोलॉजी की अगर कोई डेफिनेशन देगा वो ये कहेगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साथ बायोटिक एंड एबायोटिक का जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हेयर इन दिस एज वेल कि इकोलॉजी का मतलब होता है कि जब भी आप स्टडी करेंगे ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट की, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट की अगर आप स्टडी करेंगे इनके इंटरेक्शन की, तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। प्लांट्स हमेशा बेटा बायोटिक ही होंगे। अरे प्लांट्स बायोटिक होंगे भाई, जवाब और दे रहा है एबायोटिक, राइट। बायोटिक विद एबायोटिक एंड biotic, right? This is what we call as all non-living things are considered as abiotic, all living things are considered as biotic. Therefore, it is the study of the relationship of plants and animals to their physical and biological environment. कोई भी एक प्लांट है जो कि बायोटिक है या कोई एक एनिमल है, इस प्लांट और एनिमल की स्टडी, इसके प्लांट और एनिमल का जो बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स हैं, यानी कि फिजिकल यानी कि एबायोटिक, बायोलॉजिकल यानी कि बायोटिक एनवायरनमेंट है, इनके इंटरेक्शन की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। इनके इंटरेक्शन की स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। जैसे मान लें अगर कोई भी एक इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझाता हूं जो मैंने यहां पे लिखा भी है इस नोट्स के अंदर। देखिए हुआ क्या, देयर इज अ बर्ड नोन एज अमूर फाल्कन। अब यहां पे इनको याद भी करना है। अमूर फाल्कन एक बर्ड है जो कि जो कि रशिया में मिलता है। रशिया के अंदर, अच्छा एक सवाल जो किसी ने पूछा, डिफरेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट का मतलब होता है बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स का सम टोटल, उसमें इंटरेक्शन नहीं है। जब वो बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी प्लांट को या एनिमल के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी कहेंगे। इन्वायरमेंट में स्टडी नहीं है। इन्वायरमेंट क्या है? सम टोटल। ये मेरे इन्वायरमेंट का क्या पार्ट है? मैं, ये पोडियम, लाइट, पंखा, तुम, चैट बॉक्स, सब कुछ मेरे इन्वायरमेंट का पार्ट है। अब जब तुम मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो तो दिस इज द इंटरेक्शन, और इस इंटरेक्शन की हम स्टडी करेंगे तो उसे हम इकोलॉजी कहेंगे। इसको एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बात करते हैं अमूर फाल्कन की। अमूर फाल्कन एक बर्ड है जो कि रशिया में मिलता है और यह एक माइग्रेटरी बर्ड है। अब देखें अमूर फाल्कन को अगर मैं देखता हूं तो उसका एनवायरनमेंट क्या है? रशिया। उस एनवायरनमेंट में ठंड बहुत है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर भी तो एबायोटिक एलिमेंट है वहां का, बिल्कुल सही बात है। सो उस एनवायरनमेंट का जो ओवरऑल एस्पेक्ट है वो ये कहता है कि अमूर फाल्कन के सराउंडिंग में कौन कौन होगा? रशियन पीपल होंगे। कौन कौन होगा? वहां पे ठंडा टेम्परेचर होगा। अगर वो उस एनवायरनमेंट में है तो हमें यह समझ में आया कि यह था मेरा अमूर फाल्कन, और यह अमूर फाल्कन कहां पे था? बेटा रशिया में। यह अमूर फाल्कन था रशिया के अंदर। अब इसके एनवायरनमेंट की मैं बात करता हूं तो क्या पता लगा? इसका एनवायरनमेंट क्या होगा? मेरे को समझ में आया कि वहां का कोल्ड टेम्परेचर इसका एनवायरनमेंट है। वहां पे मिलने वाले जो रशियन लोग हैं, रशियन पीपल, वो इसके एनवायरनमेंट में है। वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जहां पे ये रह रहा है, ये उसका एनवायरनमेंट है। अब जब भी आप किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं
तो आप उस एनवायरनमेंट के साथ कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट करते हैं। अब उस सिनेरियो में अमूर फाल्कन यहां के कोल्ड टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। क्योंकि हमने बोला था इकोलॉजी में क्या होता है कि यह अमूर फाल्कन अपने एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और यह बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करेगा। जी हां, इस इंटरैक्शन की जब स्टडी की गई तब हमें पता लगा कि ये जो अमूर फाल्कन है ठंडे टेम्परेचर में वहां पे नहीं रह सकता, ठंडे टेम्परेचर में वहां पे नहीं रह सकता, इसीलिए ये यहां से माइग्रेट करेगा। माइग्रेट जब करेगा तो यही अमूर फाल्कन क्या करेगा, एक दूसरे एनवायरनमेंट में आएगा और वो एनवायरनमेंट कौन सा है, इंडिया का एनवायरनमेंट है। वो कौन सा एनवायरनमेंट है, इंडिया का एनवायरनमेंट है। अब यही अमूर फाल्कन अगर मैं देखूं तो कहां पे आ गया बेटा, उड़ के इंडिया आ गया। यहां पे इसको टेम्परेचर कंपैरेटिवली क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ठंडा नहीं मिलेगा, टेम्परेचर इसको ज्यादा मिलेगा। और यहां पे इसको कौन मिलेगा, इंडियन लोग मिलेंगे। कौन मिलेगा, इंडियन लोग मिलेंगे। अब हुआ ये, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अमूर फाल्कन ने अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लिया, यस और नो? पहले इतना सवाल का जवाब दें, क्या अमूर फाल्कन ने अपना एनवायरनमेंट चेंज किया, यस और नो, फास्ट? जी हां, इसने अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लिया। अब अगर इसका एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो क्या मैं कह सकता हूं अब इंटरेक्शन भी चेंज होगा। पहले ये इंटरेक्ट कर रहा था रशियन लोगों के साथ, अब इसका इंटरेक्शन भी चेंज हो गया। अब इस इंटरेक्शन की मैं स्टडी करूंगा, वो स्टडी क्या कहलाएगी बेटा, इकोलॉजी कहलाएगी। और यहां पे भी जो स्टडी थी इसको भी मैंने क्या बोला, इकोलॉजी बोला, क्योंकि इकोलॉजी क्या है बेटा, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन अ बायोटिक कंपोनेंट विद द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। यस, डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ ये कि जब ये अमूर फाल्कन बावले उड़ के इंडिया में आए तो इंडिया में ये नागालैंड में पहुंचे। कहां पे पहुंचे, नागालैंड में। नागालैंड का एक विलेज है पंक्ति विलेज, पंक्ति विलेज। ये यहां पे सबसे पहले पहुंचे। वहां के लोगों के लिए जब ये पहली बार माइग्रेट होके पहुंचे तो ये जो अमूर फाल्कन बर्ड थे, ये नए बर्ड्स थे, बहुत सारे बर्ड्स वहां पे पहुंचे। तो उनका जब इंडियन लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ तो उस इंटरेक्शन में भारतीय जो लोग थे, जो नागालैंड के लोग थे, उन्होंने अमूर फाल्कन को किल कर दिया और मार के खा गए। राइट, उनको लार्ज स्केल पे किलिंग हुई इन अमूर फाल्कन्स की जब ये इंडिया में आए। तो क्या अब इकोलॉजी ने ही तो बताया, जब हमने इनके इंटरेक्शन की स्टडी की तभी तो हमें पता लगा कि ये अमूर फाल्कन को नागालैंड के लोगों ने किल किया। ये इंपॉर्टेंस है इकोलॉजी की। इकोलॉजी का मतलब यह है जब मैं अपने सराउंडिंग के इंटरेक्शन जो भी मेरी सराउंडिंग है उसके साथ मेरा कैसा इंटरेक्शन है उसकी स्टडी करूंगा, तभी तो मुझे पता लगेगा कि मैं कैसा चल रहा हूं। अगर मान लो जहां पे आप बैठे हैं वहां पे बैक्टीरियाज ही बैक्टीरियाज हो, तो आप जब उसको उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो आपको बीमारी हो सकती है। बट उसके बाद जब उस इंटरेक्शन को पढ़ा जाएगा तो पता लगेगा कि बेटा ये सारे के सारे इंटरेक्शन में जब उनको स्टडी किया गया तो उसी को क्या बोला गया, उसी को बोला गया इकोलॉजी। अब इसके बाद यह हुआ, फिर धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि वट एवर दे आर डूइंग इज रॉन्ग। जो भी वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं इन फाल्कन्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स हर साल वहां पे आएंगे। अब इस समय पे वर्ल्ड के अंदर नागालैंड के जो ये पंक्ति विलेज है, ये फाल्कन के प्रोटेक्ट
बेटर प्रोटेक्शन के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि एक बार जो इन्होंने पहली बार गलती कर दी उसके बाद ये इन गलती को नहीं करेंगे। और यहीं से, यही इंटरेक्शन से, यही स्टडी से समझ में आया कि अमूर फाल्कन अब सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट किए जाते हैं इन नागालैंड। दी नागालैंड के अंदर ये अमूर फाल्कन जब पहुंचते हैं तो इनको क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। सो ये बात अब हमें कहां से समझ में आई? अब मैंने तुम्हें क्लियर कट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से बता दिया कि इन्वायरमेंट क्या था, इकोलॉजी क्या है और उस इकोलॉजी का मकसद क्या है। इस स्टडी करने का, इस इंटरेक्शन को स्टडी करने का मेजर मकसद होता है कि हम जानें कि कैसे जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे इंटरेक्शन के कारण हम पे क्या चेंज होगा। कोविड-19 के दौरान जब भी हमने अपने वायरस के साथ इंटरेक्ट किया, उसकी स्टडी की गई, तभी तो पता लगा कि ये वायरस कहां कहां हमारी बॉडी पे इंपैक्ट करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं वो हम थोड़े समय में देखेंगे, राइट। अब देखिए अगला एस्पेक्ट क्या है। बायोटिक फैक्टर समझ में आ गया, इकोलॉजी समझ में आ गया। अब अगर मुझे इकोलॉजी को पढ़ना है, इकोलॉजी यानी कि अगर मैं इन इंटरेक्शन को स्टडी करना चाहता हूं, तो इस स्टडी को डिफरेंट लेवल पे किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, जब भी मैं इस इकोलॉजी यानी कि इस इंटरेक्शन को समझना चाहता हूं तो उसको डिफरेंट लेवल पे किया जाता है। उस डिफरेंट लेवल को हमें समझना है, जिसको बोला जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी में यानी कि बहुत सारे स्तर हैं, जिन स्तर पे, जिन लेवल्स पे इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है। सबसे नीचे आते हैं ऑर्गेनिज्म, सबसे नीचे आता है एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। यानी कि अगर मैं ये लेवल जानना चाहता हूं तो सबसे पहले कौन से स्तर पे करूंगा, इंडिविजुअल लेवल पे करूंगा। अब इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक इंडिविजुअल जो कि लिविंग बीइंग है और उसके अंदर अपने काम करने की, इंडिपेंडेंटली काम करने की क्या है, क्षमता है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। देन इट मे बी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई। मैं एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल हूं, आप एक इंडिविजुअल हैं, और बैक्टीरिया एक इंडिविजुअल है। सो ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल ये वो चीज है। ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल ऐसा ऑर्गेनिज्म एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके अंदर एक्ट करने की, इंडिपेंडेंटली एक्ट करने की क्षमता होती है। हमारे अंदर बहुत सारे, ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, जहां पे इंडिविजुअल, मेरे अंदर मेरे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता हूं, एक्ट कर सकता हूं। उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये सबसे बेसिक यूनिट होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट जो होती है उसको बोला जाता है पॉपुलेशन, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है जब सिमिलर इंडिविजुअल को हम देखें कि अगर मान लो सिमिलर इंडिविजुअल्स और एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म, एक ही तरीके की स्पीशीज हम देखें, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यूजुअली ऑफ द सेम स्पीशीज। अब एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया था कि पॉपुलेशन में सिमिलर इंडिविजुअल और हम कहें सेम स्पीशीज किसी एक डिफाइंड एरिया में है, सेम स्पीशीज इन वन डिफाइंड एरिया, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदुस्तान को लें, ये पूरा हमारा देश, इस देश के अंदर जितने भी लोग हैं, ह्यूमंस हैं, उन ह्यूमंस को मिला के हम कहेंगे ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या मैं इसमें कुत्ते काउंट कर रहा हूं? नहीं। क्या मैं इसमें बिल्लियां काउंट कर रहा हूं? नहीं। शेर काउंट कर रहा हूं? नहीं।
फिर हम इस पॉपुलेशन को कैसे नापते हैं कि सर ह्यूमन का सेंसस किया जाता है। ऐसे ही अगर मुझे टाइगर का सेंसस करना है तो उसे टाइगर की पॉपुलेशन पता लगेगी, राइट। तो इसको हम टाइगर सेंसस कहते हैं। तो एक बात ध्यान से समझें कि जो टाइगर है एक ही स्पीशी, अब जो ये वर्ड यहां पे आया है जिसको हम बोलते हैं स्पीशीज, जो स्पीशीज होता है, अगर सेम स्पीशी का मतलब ये है दो स्पीशीज सेम होंगी, दो स्पीशीज एक स्पीशी ए और बी, ये एक ही, ये दो स्पीशीज सेम होंगी अगर दो तीन कंडीशंस इसके साथ मीट करती हैं। पहली कंडीशन, दे बोथ कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, अगर वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, राइट, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। दूसरी, जब इंटरब्रीडिंग होगा तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक ऑफस्प्रिंग यानी कि एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं, और जो बच्चे का जन्म होगा वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए। वो ऑफस्प्रिंग क्या होना चाहिए? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होना चाहिए। अगर मान लो मैं ए स्पीशी टाइगर लेता हूं, दूसरी स्पीशी भी टाइगर लेता हूं, तो क्या ये दोनों सेम है? टाइगर 1 टाइगर 2 ये दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकते हैं। बट यहीं पे मैं अगर टाइगर और लायन की बात करता हूं तो क्या टाइगर और लायन इंटरब्रीड कर सकते हैं? तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सर लाइगर बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या ये दोनों सेम स्पीशीज हैं या डिफरेंट स्पीशीज हैं? सेम स्पीशीज हैं या डिफरेंट स्पीशीज हैं? फटाफट जवाब दें। डेफिनेटली यस, ये दोनों सेम स्पीशीज नहीं हैं, दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों क्या हैं? डिफरेंट स्पीशीज हैं। अगर मैं हॉर्स की बात करता हूं और डंकी की बात करता हूं, क्या ये दोनों आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं? लोग कहेंगे जी हां सर, इंटरब्रीड तो कर सकते हैं। अगर इंटरब्रीड करेंगे तो बच्चा पैदा होगा? जी हां सर, म्यूल पैदा होगा। बट एक बात याद रखें, म्यूल जो है वो फर्टाइल नहीं होता है, म्यूल फर्टाइल नहीं होता। इसीलिए हॉर्स और डंकी दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं। अब अगर मान लो मैं कभी भी स्पीशीज 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 बोलूंगा तो इसका मतलब यह होगा कि स्पीशी वो हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। जैसे वी आर ह्यूमन स्पीशीज, ह्यूमंस आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, जी हां। बच्चे को जन्म दे सकते हैं, जी हां। क्या उनका बच्चा फर्टाइल होता है? जी हां। तो हम एक स्पीशी हो गए। अगर मान किसी वजह से हॉर्स और डोंकी दोनों आपस में इंटरब्रीड करके म्यूल को जन्म देते हैं और म्यूल फर्टाइल होता, तो क्या ये दोनों सेम स्पीशीज होते? यस, ये दोनों सेम स्पीशीज होते। टाइगर और लायन इंटरब्रीड नहीं कर सकते। अगर कर भी लेते हैं, देखो वो उनके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। अगर वो कर भी लेते हैं तो जो अगला ऑफस्प्रिंग है वो ऑफस्प्रिंग क्या होगा? इनफर्टाइल होगा, इसीलिए वो सेम स्पीशीज नहीं होंगी। तो सेम स्पीशीज के लिए हम यही 3 कंडीशंस को याद में रखेंगे हमेशा कि कोई भी स्पीशीज सेम कहलाएगी अगर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकती है या वो आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं, राइट। तो ये हमें समझ में आया। तो जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो पॉपुलेशन के अंदर क्या हम डिफरेंट स्पीशीज को काउंट करते हैं या सेम स्पीशीज को? पॉपुलेशन का जो एस्पेक्ट है वो ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज होता है या ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीशीज होता है? कुछ समझें, पॉपुलेशन हमेशा ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज होता है। पॉपुलेशन हमेशा ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जब भी हम ह्यूमन सेंसस करते हैं, हमारी पॉपुलेशन देखते हैं तो उसमें टाइगर और कुत्ते और लायंस को काउंट किया जाता है, नहीं।
तो पॉपुलेशन क्या है? सेम स्पीशीज का एस्पेक्ट है। तो हमने शुरुआत कहां से की थी? वी स्टार्टेड अप विद द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ऐसा और ऑर्गेनिज्म जो कि एक है, जिसके अंदर इंडिपेंडेंट एक्ट करने की क्षमता है। उस इंडिविजुअल के बाद वी केम टू द एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन। हम किसके एस्पेक्ट पे आए? पॉपुलेशन के एस्पेक्ट पे आए, जिसका मतलब है ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। चलिए सर, ये भी समझ में आ गया। अब तीसरा लेवल क्या है? एक लेवल और बढ़ेगा अगर हमें स्टडी करना है तो। उसका ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है बेटा बच्चा, राइट। अब हमें तीसरे लेवल को देखना है, दैट इज कम्युनिटी, दैट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और हैबिटेट। यानी कि अगर मान लो, ये तो पॉपुलेशन हो गया, सेम स्पीशीज। अब आता है थर्ड एस्पेक्ट, दैट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब यह है, मान लो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारी कम्युनिटी में कौन कौन है, तो अगर मैं किसी एक एरिया में, किसी एक हैबिटेट में रह रहा हूं, ये मैं हूं, ये है दीपेंद्र ढींगरा, दिस इज दीपेंद्र, और ये व्यक्ति इस जगहों पे, इस जगह पे एक स्पीशी है जिसको हम बोलते हैं डॉग, यहां पे है। इस जगह पे कैट्स भी हैं, इस जगह पे एयर, वाटर, ये सब चीजें हैं। अगर मुझसे पूछा जाएगा कि कम्युनिटी क्या होती है, तो मैं बोलूंगा यहां पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, यहां पे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। तो कम्युनिटी का मतलब होगा पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस प्लस पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स प्लस पॉपुलेशन ऑफ कैट्स। यानी कि यहां पे मैं एक ही स्पीशी नहीं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज, सब स्पीशीज जो एक रीजन में, जो एक रीजन में है, उस रीजन के अंदर जितने भी लोग हमें दिखाई देंगे वो हमें यहां पे दिख रहे हैं, राइट। चाहे वो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जीनस पे आऊंगा बेटा, एक बार रुक जा प्राक्षी सिंह, एक बार इसमें रुक जाओ। तो कम्युनिटी का मतलब होता है कि हम पॉपुलेशन ऑफ सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशंस को काउंट करते हैं, तो उसको हम कम्युनिटी के अंदर देखते हैं। अब देखें कम्युनिटी के बाद क्या आएगा, देखो यहां पे कम्युनिटी, पर्टिकुलर एरिया। अ कम्युनिटी में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज हो सकती हैं। उसके बाद एनिमल्स हो सकते हैं, फंजाई एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटरडिपेंडेंट एंड अफेक्ट ईच अदर सर्वाइवल्स एंड वेलबींग, राइट। यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पे आप कम्युनिटी के, एयर का कोई रोल नहीं है ना, एयर का कोई रोल नहीं है, एयर तो नॉन लिविंग थिंग है। कम्युनिटी में लिविंग थिंग्स की मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने जब यहां पे एग्जाम्पल दिया तब उसके अंदर मैंने यहां पे लिखा है पॉपुलेशन ऑफ दिस, पॉपुलेशन ऑफ हवा तो लिखा नहीं। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो मैं कम्युनिटी की बात करूंगा, तो कम्युनिटी इज समथिंग विच इज द सम टोटल ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन विच इज इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। मैं अगर किसी गली में रहता हूं तो उस गली का कुत्ता मेरे साथ इंटरेक्ट करता है, राइट, तो वो मेरी कम्युनिटी का पार्ट है, राइट। वहां पे बिल्ली जो मेरा रास्ता काट जाती है कभी कभी, तो वो मेरे से इंटरेक्ट इस मामले में कर रही है कि मैं रास्ता पार नहीं करूंगा। सो दैट इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कम्युनिटी के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, एनवायरमेंट के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स भी आती हैं, डेफिनेटली यस। सो अगर अब मैं मेरी कम्युनिटी को देखूंगा तो यहां पे सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है। एक वो जैसा कि मैं और मेरे सराउंडिंग में सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यही मेरी कम्युनिटी है, राइट। सो दिस इज समथिंग द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच आर देयर, राइट। चलिए मॉस्किटो, बिल्कुल सही बात है, बट यहां पे मैंने मोर्टिन छिड़क रखा है तो मॉस्किटो भी नहीं है। अगला आता है कम्युनिटी के बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पे, और कम्युनिटी के बाद अगला स्टेप होता है वो है इकोसिस्टम। अब ध्यान से समझें इकोसिस्टम क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है, इससे पहले जो भी था सब बकवास था। अब देखें इकोसिस्टम जो है, किसी भी बायोस्फीयर के अंदर
कोई भी कम्युनिटी जो रह रही है, जो इंटरैक्ट कर रही है, उसके फंक्शनल यूनिट को बोला जाता है। देखें, इकोसिस्टम जो है ये आर्थर टेंसले ने 1935 में दिया। अब इस इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक एरिया, मान लीजिए यहां पे ये एक एरिया है, एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि जिंदगी भर कभी भी तुम्हें दिखेगा ही नहीं कि कोई डिफिकल्टी आ रही है। ये एक एरिया है, इस एरिया के अंदर दीपेंद्र ढींगरा रहता है। ये व्यक्ति है जो कि एक बायोटिक एलिमेंट है। इस बायोटिक एलिमेंट का इस जगह पे, इस एरिया के अंदर बायोटिक कंपोनेंट के साथ, चाहे वो कुत्ते बिल्ली तुम जो भी हो, सबके साथ इंटरेक्शन है। इस व्यक्ति का इस रीजन की हवा पानी और लाइट सबके साथ इंटरेक्शन है। तो क्या मैं कह सकता हूं, इसे मैं एक इकोसिस्टम कहूंगा। बस इकोसिस्टम और इकोलॉजी में जो फर्क है वो क्या है? वो फर्क ये है, इकोलॉजी जो है वो बात करती है स्टडी की। इकोलॉजी क्या बात करती है? स्टडी की बात करती है। इकोसिस्टम में स्टडी नहीं है। इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो कि फंक्शनल यूनिट है, जो कि किसी भी एनवायरनमेंट की एक फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट का मतलब, ध्यान से समझें, जब मैं बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता हूं तो मैं कुछ फंक्शंस करता हूं। जैसे अगर इस बायोटिक एलिमेंट के अंदर प्लांट्स हैं तो मैं प्लांट्स के थ्रू क्या लेता हूं? एनर्जी लेता हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे के पूरे सर्कल के अंदर एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है? फटाफट जवाब दें, इस पूरे सर्कल के अंदर क्या एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है? यस और नो? यस और नो? एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। इस सिस्टम के अंदर प्लांट्स जब इंटरैक्ट करते हैं लाइट के साथ, सनलाइट के साथ, तो वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी हो रही है। जी हां सर, प्रोडक्टिविटी भी है। इसके अंदर, इसी पूरे सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का साइकिल चल रहा है? जी हां सर, न्यूट्रिएंट का साइकिल चल रहा है। इसी सिस्टम के अंदर अगर ये प्लांट डेड हो गया तो उसका डीकंपोजिशन भी चल रहा होगा। जी हां सर, उसका डीकंपोजिशन भी चल रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ कहने का कि यह एक ऐसी जगह है, इकोसिस्टम एक ऐसी चीज होती है जहां पे इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन के साथ साथ यहां पे इंटरेक्शन किसके साथ होगा? बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स के साथ। किसका होगा? किसी भी बायोटिक एलिमेंट का। अब किसी ने पूछा सर ये एबायोटिक का बायोटिक एंड एबायोटिक से हो सकता है? अरे भाई, हमने हमारे रेस्पेक्ट में बात करनी है ना। हवा थोड़ी इकोसिस्टम पढ़ रही है, इंसान पढ़ रहा है ना इकोसिस्टम। तो सो नाउ वी कैन सी दैट देयर आर सर्टेन फंक्शनल एस्पेक्ट्स, जैसे कि डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। अब यहां पे मेरे को यह तो समझ में आ गया कि यहां पे फंक्शनल यूनिट है, और ये फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि ये कोई फंक्शन कर रहा है। और कौन से फंक्शन है? ये सारे के सारे फंक्शंस हैं। अब मुझे सर एक बात बताओ, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब यह है बेटा कि इस इकोसिस्टम का कोई एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर का पार्ट कौन है? उस स्ट्रक्चर का पार्ट बेटा बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स हैं। जब भी चीजें नहीं समझ में आए तो उनको तोड़ लो, उनको बाइफरकेट कर लो, डिवाइड कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। यस, वी कैन से दैट फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ सिस्टम इज इकोसिस्टम इज द पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। प्राक्षी, वो पार्ट है इकोसिस्टम का, राइट? वो इकोसिस्टम नहीं है, वो पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम है। बट उसके अंदर उसका इंटरेक्शन अगर किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाएगा तो वो इकोसिस्टम का पार्ट हो जाएगा, राइट? इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल by a biotic element with the abiotic and biotic elements. This is something we can call it as an ecosystem. बायोटिक का बायोटिक के साथ हो सकता है, बायोटिक का एबायोटिक के साथ हो सकता है। एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, बट मेरे को कोई ज्यादा खास नहीं है उससे लेना देना, क्योंकि देखो मेरे को पता है हवा पानी के साथ इंटरेक्ट करती है,
राइट तो वो एट द एंड ऑफ द डे दोनों मिलके मेरे साथ कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं वही तो मुझे जानना है। तो वो ओवरऑल क्या है बायोटिक का, एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन है। डन। तो अब थोड़ा ध्यान से समझें कि इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ community of living beings, yes, and the physical environment, both interacting and exchanging material between them. Community of living beings यानी कि biotic factors, right, and physical environment यानी कि abiotic factors. Abiotic factors जब ये सारे के सारे देखो फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर जिसके अंदर कौन कौन आएंगे, इस स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन है, कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स यानी कि बायोटिक फैक्टर्स एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट एबायोटिक फैक्टर, बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम। इंटरैक्शन एंड एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल बिटवीन देम इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर इज द बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। सिंपल सी बात है। डन एवरीवन। अब बताएं समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि इकोसिस्टम जब मैं देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि एक ऐसा एरिया जिसकी स्ट्रक्चर के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, राइट। इन दोनों को आपस में इंटरैक्ट करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, एक इकोसिस्टम मिलेगा। देखें अब कैसे हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, देन विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। अगर तुम्हें लग रहा है धीरे हो रहा है तो ये आज ही की क्लास है क्योंकि बेसिक्स पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे स्पीड अप होती रहेंगी चीजें। देखिए मैं जहां पे खड़ा हूं, इत्मीनान से समझना, मैं पीडब्ल्यू के स्टूडियो में खड़ा हूं। मेरा एनवायरमेंट क्या है, ये लाइट, ये बोर्ड, ये पोडियम, ये स्क्रीन, ये टीवी, ये कैमरा, ये मेरा एनवायरमेंट है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेरा एनवायरमेंट पता लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस एनवायरमेंट के साथ कुछ मटेरियल एक्सचेंज कर रहा हूं, जैसे कि मैं इस कैमरा के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा हूं, मेरा इंटरेक्शन है इस कैमरा के साथ। ये लाइट मेरे पे पड़ रही है तभी कैमरे से ये इंटरेक्शन हो पा रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन आ गया। एनर्जी फ्लो, इस पूरे के पूरे एनवायरमेंट के अंदर गैसेस हैं जो कि मेरे साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता हूं और ऑक्सीजन इनहेल करता हूं, ठीक है, ये इंटरेक्शन है। तो क्या इस स्टूडियो को मैं एक इकोसिस्टम बोल सकता हूं? जी हां सर, ये एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स तो हैं ही जो आपस में इंटरेक्ट करके कुछ फंक्शन कर रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इकोसिस्टम की तो इकोसिस्टम के दो भाग होते हैं। इकोसिस्टम के दो भाग होते हैं, वन वी कॉल एज द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड सेकेंड वन वी कॉल एज द फंक्शनल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। फंक्शनल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चरल पार्ट में अगर मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि इसके अंदर बायोटिक फैक्टर्स आएंगे, बायोटिक फैक्टर्स आएंगे, जी हां कोई दिक्कत नहीं है, और एबायोटिक फैक्टर्स आएंगे। बायोटिक फैक्टर्स को सर आप किस नाम से कहते हो? बायोटिक फैक्टर को मैं क्या कहता हूं? कम्युनिटी कह सकता हूं, राइट। कम्युनिटी, कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स, प्लांट की कम्युनिटी हो गई, राइट, एनिमल्स की कम्युनिटी हो गई, कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स, राइट। और इसको मैं क्या कहता हूं? एबायोटिक फैक्टर्स को मैं फिजिकल एनवायरनमेंट कहता हूं, ठीक है सर, जो फिजिकल पार्ट है जो कि जिंदा नहीं है, फिजिकल एनवायरनमेंट कहता हूं। फंक्शनल पार्ट क्या है? यहां पे या तो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है या मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, और इन सबको ही मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, इसे ही मैं क्या कहता हूं? इकोसिस्टम कहता हूं। अब लोगों के समझ में ये नहीं आता कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या फर्क है। अगर मैं इसी इकोसिस्टम की स्टडी करता हूं, इसी इकोसिस्टम की स्टडी करता हूं तो वो क्या होगा? इकोलॉजी होगा। बस स्टडी को बोला जाएगा, अगर स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज एन इकोलॉजी, राइट, डेफिनेटली यस, यही क्या बोला जाएगा? इकोलॉजी बोला जाएगा, राइट। सो ये समझ में आ गया एवरीवन, जिसके मन में डाउट था? फिजिकल एनवायरनमेंट मैंने पहले भी बोला हुआ, बिल्कुल सही बात है, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, ओशियन, राइट।
प्रियंका शायद आपको डाउट था, तो आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, चलिए। तो मेरे पास अब 3 वर्ड्स थे, इन तीनों वर्ड्स को मैंने एकदम डिटेल में समझ लिया। पहला था इकोसिस्टम, पहला था एनवायरमेंट, जिसका मतलब तो सिर्फ सम टोटल होता है। एनवायरमेंट जिसका मतलब सिर्फ सम टोटल है। फिर आया इकोलॉजी, जिसका मतलब होता है मैं इंटरेक्शन को स्टडी करूं। फिर आता है इकोसिस्टम, वो कहता है कि इस इंटरेक्शन में क्या क्या चल रहा है, कि मटेरियल का एक्सचेंज है और एनर्जी का एक्सचेंज है, तो ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। राइट, चलिए नेक्स्ट एस्पेक्ट आते हैं। अब ये इकोसिस्टम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। ये इकोसिस्टम को अगर मैं देखता हूं तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि कोई ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया। राइट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यहां पे क्या होगा, ग्रासेस ही ग्रासेस होंगी। फिर कोई एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम होगा, जहां पे सिर्फ क्या होगा, जंगल ही जंगल होंगे। क्या ये दोनों लैंड पे हैं? जी हां। अगर ये दोनों लैंड पे हैं तो इनको मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कह सकता हूं। जी हां सर, इनको मैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कह सकता हूं। राइट, उसके बाद अगर यही कोई पानी में होता तो उसको मैं मेरीन इकोसिस्टम के नाम से जानता हूं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इकोसिस्टम हो सकते हैं। राइट, देन अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो ये मुझे पता लग गया। सो यहां पे देखिए मरीन इकोसिस्टम में कौन कौन आएगा, क्रैब्स, एस्चुरीज, डॉल्फिन, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, ब्रायोजिन, फिर उसके बाद कमर्शियल फिशिंग, ये सारे के सारे क्या हैं, किसका पार्ट है, मरीन इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं। राइट, देन आगे बढ़ते हैं। अब किसी भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, कंपोनेंट क्या होंगे इकोसिस्टम के, अब मुझे बताओ। यानी कि इकोसिस्टम की पूछी जा रही है आपसे स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे सर तो मुझे 1 सेकंड में पता है क्या होंगे। 1 is the biotic factor, another one is the abiotic factor. Biotic factor यानी कि biotic components and abiotic components. Abiotic component को भी मैं 2 भागों में बांट देता हूं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि लैंड से रिलेटेड हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड इडेफिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर। इडेफिक फैक्टर्स में मैं देखता हूं तो सॉइल, पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी, ये सारे क्या हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आते हैं उसको अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जो जीनस वगैरह की बात कर रहा था वहां से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है बायोटिक कंपोनेंट में। मेरा मतलब सिर्फ यही है, ऑल दी लिविंग बींग्स, लिविंग जो चीजें हैं वो सारी बायोटिक में हैं। और लिविंग में मुझे पता है मैं प्लांट्स और एनिमल्स को कंसीडर करता हूं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंसीडर कर रहा हूं, और इनको देखते हैं कि कैसे हम अरेंज कर रहे हैं। इसके अंदर 3 चीजें हैं। देखो, सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर का मतलब ऐसे जो कि एनर्जी यानी कि खाना प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। यही प्रोड्यूसर्स कौन है, हमारे प्लांट्स हैं। फिर उसके साथ साथ कंज्यूमर्स जो इन प्लांट्स को खाएंगे, उनको मैंने बोला हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब, ऑटो मतलब खुद से, ट्रॉफ मतलब खाना, न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ यानी कि जो अपना खाना खुद बनाना जानते हैं प्लांट्स। हेटेरोट्रॉफ्स जो अपने खाने के लिए दूसरे व्यक्ति पे, दूसरी चीजों पे डिपेंडेंट हैं। अब इन हेटेरोट्रॉफ्स में पहले वो लोग आते हैं जो मेरे जैसे हैं, जो सिर्फ घास फूस और पौधे खाते हैं, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, जो कि वेजिटेरियन हैं। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कि नॉन वेजिटेरियंस हैं। राइट, ऐसे लोग, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि अपने खाने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट हैं। देन टर्शरी कंज्यूमर्स जो कि अपने खाने के लिए, जिसको हम जैसे यहां पे हम बोलेंगे ये जो है हर्बीवोर्स, देन वी कॉल देम एज कार्निवोर्स, फिर हम बोलेंगे इसको ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। फिर आता है डीकंपोजर्स। डीकंपोजर वो हैं
जो कि स्कैवेंजर्स कहलाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इनके अंदर आ जाएंगे, राइट, जो डेड पे, जो कि डेड चीजों पे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, राइट। केमोऑटोट्रॉफ्स भी बताऊंगा भाई, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, सल्फर जिनके अंदर होगा, वो थोड़े समय में बात होगी, राइट। इसके बाद डीकंपोजर्स हमें पता लग गया, डन, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके बाद स्कैवेंजर्स भी हैं। देन अब हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। हमें, जैसे कि हमारे दिमाग में दो चीजें थी, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, इकोसिस्टम खत्म। स्ट्रक्चरल यूनिट को जब मैं देखता हूं तो मुझे स्ट्रक्चरल यूनिट समझ में आ गई, तो ये अगर मेरे दिमाग में है तो इस स्लाइड का नाम ही क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, राइट। इस स्लाइड का नाम ही स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम होना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम क्या होगा। फंक्शनल यूनिट में किसी भी इकोसिस्टम के अंदर चार मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हम किस रेट से बायोमास को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं आप सब लोगों को, अरे टर्शरी, क्वाटरनरी, जूप्लैंक्टन सब अभी डिटेल में आएगा, एक बार बेसिक समझते जाएं भाई, जो आज की क्लास का मकसद है उसको तो जाने। प्रोडक्टिविटी का मतलब मैं पहले भी समझा चुका हूं, अब वापस समझाता हूं, तो ध्यान से समझना क्या है। देखिए, जब भी मैं प्लांट्स की बात करता हूं तो प्लांट्स डू दी फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। पेन डाउन एंड लिसन टू मी केयरफुली, इसके बाद कभी नहीं समझाया जाएगा ये फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि हम सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। वो क्या है उसको समझते हैं। सोलर एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई बोले कि सनलाइट, यानी कि हमारे जो हवा है उसके अंदर अगर ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका इस्तेमाल करते हैं पौधे पानी के साथ मिलके, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, C6H12O6 एंड ऑक्सीजन। ये जो C6H12O6 है, दिस इज द ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज है, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये प्लांट्स ने बना ली खुद ने। ये कौन बना ली, प्लांट्स ने। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला बेटा, फोटोसिंथेसिस। इसको हमने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस। ये टोटल एनर्जी है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, राइट। क्या इस टोटल एनर्जी को मैं ग्रॉस प्रोडक्टिविटी बोल सकता हूं? ग्रॉस का मतलब हमेशा टोटल होता है, ये ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है। ये क्या है, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है किसी भी प्लांट की, ठीक है सर, कोई फाइट नहीं है। टोटल एनर्जी है, क्लोरोफिल ने ये बना ली, इसको हटा दो भले ही नहीं समझ में आएगा। टोटल एनर्जी बना ली। क्या ये टोटल एनर्जी आगे की जनरेशन, यानी कि इस प्लांट को खाने के लिए कोई हर्बीवोर्स आया, इस हर्बीवोर्स ने ग्रासेस को खाना है, ग्रास को खाना है, तो क्या इस ग्रास की टोटल एनर्जी हर्बीवोर्स के लिए अवेलेबल है? नहीं। हर्बीवोर्स, जो ये ग्रासेस हैं, जो ये प्लांट्स हैं, जितना इन्होंने टोटल एनर्जी जनरेट किया, उसमें से ये प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करेंगे, यानी कि सांस लेंगे तो एनर्जी चाहिए, और इसके साथ साथ ये इवेपोट्रांसपिरेशन भी करेंगे। इवेपोट्रांसपिरेशन यानी कि पानी को निकालते हैं बाहर, आप सब लोगों को पता है। इसके लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो क्या टोटल एनर्जी में से, यहां पे बता रहा हूं, जो टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी जो थी वो क्या थी, 100%। इस 100% में से माइनस करना पड़ेगा एनर्जी जो कि प्लांट कंज्यूम करेगा, कंज्यूम्ड बाय प्लांट, और ये जो है देन रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी अवेलेबल।
राइट। अब मैंने तुम्हें बताया था पहले भी कि जो प्लांट ने टोटल एनर्जी प्रोड्यूस की वो 100% थी, कंज्यूम कितनी कर लेता है 90%। सो रेस्ट यानी कि 10% ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल। ये 10% एनर्जी जो है वो क्या है, अवेलेबल है। अब मुझे फटाफट बता दें, क्या ये 10% एनर्जी, this 10% energy is the stored energy of the plant, yes or no? This is the stored energy of plant. फटाफट बताएं। आकाश बिल्कुल सही हैं आप। लिंडमैन्स 10% लॉ। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है इसी को हम क्या कहते हैं, बायोमास कहते हैं। बायोमास जो है वो स्टोर्ड एनर्जी है जो कि किस में अवेलेबल है, जो कि प्लांट में है। और ये बायोमास कितना है, 10%। 10%, ठीक है। ये पहले भी समझाया था, आज वापस समझा दिया, और पहले भी बोला था कि मैं तुम्हें कहां बताऊंगा, एनवायरमेंट में, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोमास। और अगर मान लो कोई हर्बीवोर्स अगर किसी ग्रास को खा रहा है तो वो क्या खा रहा है, बायोमास खा रहा है, यस और नो, फटाफट जवाब दें। कोई हर्बीवोर्स कंज्यूम कर रहा है तो वो क्या कंज्यूम कर रहा है, बायोमास को कंज्यूम कर रहा है। डन। तो इसी को हम 10% लॉ के नाम से जानते हैं, जिसको थोड़ी देर में मैं वापस समझाऊंगा। डन। तो ये काम किसके अंदर हो रहा है, पूरा का पूरा इंटरेक्शन हुआ। क्या यहां पे इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन बिल्कुल सही बात है, एनिमल्स में भी लागू होगा। अगर मान लो यही ग्रास को डियर ने खाया होता तो डियर ने 100% एनर्जी ले ली, जो कि बायोमास सारा खा लिया। उसके बाद डियर चलेगा, खाएगा, रिस्पायर करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, एनर्जी वेस्ट करेगा। जो शेर जब खाएगा तो उसको 10% ही मिलेगा डियर में से, राइट। अरे समझ में आ रहा है सबको? तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जिस रेट से बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड हमें प्राप्त हो रही है, वो उसकी प्रोडक्टिविटी है। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो का मतलब यह है कि मान लो अब अगर यहां पे देखो, इसी प्रोसेस में मैं दूसरी स्टेप भी समझा देता हूं। देखो ये एक लेवल है जहां पे आपको ग्रास दिख रही है, ये एक लेवल है जहां पे डियर दिखेगा, डियर के ऊपर डिपेंडेंट आपको लायन दिखेगा, राइट। जैसे जैसे ग्रास को किसने खाया, डियर ने, डियर को किसने खाया, लायन ने। तो जब ग्रास को डियर ने खाया तो क्या ये एनर्जी का फ्लो था, जी हां सर, जो 10% एनर्जी थी उसका फ्लो हो गया। जब डियर ने लायन को खाया तो क्या एनर्जी का फ्लो हुआ, जी हां सर, 10% एनर्जी का फ्लो हुआ। तो क्या क्या काम हो रहे हैं, सबसे पहले ये ग्रास क्या कर रही है, प्रोडक्टिविटी कर रही है, जी हां सर, इट इज डूइंग द प्रोडक्टिविटी। और इस प्रोडक्टिविटी का फ्लो हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल पे, एक लेवल से दूसरे लेवल पे। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है, ये जो लेवल है इसको ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है न्यूट्रिशन की नीड के अनुसार आप किस जगह पे हैं, फूड चेन में आपकी पोजीशन कितनी है। मतलब लायन को 10 डियर खाने होंगे टू मीट इक्वल एनर्जी ऑफ डियर। बिल्कुल सही बात है सागर, राइट, उसको 10 खाने पड़ेंगे, इसीलिए वो इतना खाता है भाई, इसीलिए उनका नंबर कम है। अगर लायंस ज्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली सारे डियर खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि हर लायन की नीड ज्यादा है। समझ में आया? चलिए, तो हमें क्या क्या चीजें समझ में आ गई। वी हैव डन वन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कि इस पूरे सिस्टम के अंदर आपने एनर्जी फ्लो को देखा, यहां पे आपने प्रोडक्टिविटी को देखा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी हो गई, एनर्जी फ्लो हो गई। अब तीसरा काम देखें क्या है इस सिस्टम के अंदर। तीसरा काम है इस सिस्टम के अंदर डीकंपोजिशन, और चौथा काम है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। चलिए ये भी समझ लेते हैं, एक एक चीज बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। डीकंपोजिशन, कोई भी लायन था, अब लायन क्या हो गया, डेड हो गया, दिस इज डेड। क्या ये डेड
जो एलिमेंट है ये ऐसा ही पड़ा रहेगा। इकोलॉजी का एक नियम है, रूल ऑफ इकोलॉजी। रूल ऑफ इकोलॉजी क्या है, ये आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये है कि नेचर ने जो हमें, नेचर whatever nature gives us, takes it back, right? अब ये डेड जो था, इस डेड का क्या किया जाएगा, डीकंपोजिशन किया जाएगा। और डीकंपोजिशन होगा जब, तो क्या होगा, इसके साथ साथ जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर मिनरल्स ऐड कर दिए जाएंगे, सॉइल्स के अंदर मिनरल्स ऐड हो जाएंगे। और अब ये मिनरल्स सॉइल के अंदर आए तो सॉइल किसको जन्म देगा, वापस प्लांट को। प्लांट को कौन खाएगा, डियर। डियर को कौन खाएगा, लायन। और लायन जब डेड होगा तो क्या ये एक सर्कल है कि नहीं है, फटाफट बताएं। यस और नो। अब यहीं पे एक चीज और देखने को मिलती है, जब मैं आपको ये लॉ ऑफ 10% लॉ बता रहा हूं तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जब डियर को लायन ने खाना है, लायन ने जब डियर को खाना है तो इसको वर्क करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, यस और नो। जब लायन ने डियर को खाना है तो काम करना पड़ेगा, बिना काम के तो होगा नहीं। इसीलिए इकोलॉजी का जो दूसरा रूल है वो ये कहता है, नथिंग इन दिस यूनिवर्स वी कॉल एज, नथिंग इज अवेलेबल एज फ्री लंच। कुछ भी फ्री लंच नहीं है, सबको मेहनत करनी ही पड़ेगी, राइट। एवरीवन हैज टू वर्क आउट टू दी फॉर दी सर्वाइवल, सो नथिंग वी कॉल एज दी फ्री लंच। तो ये भी थोड़ा ध्यान में हमें रखना है। अब इसके बाद अगला एस्पेक्ट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का। चौथा एस्पेक्ट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का, उसको भी मैं यहीं समझा देता हूं। ये हो गया, ये यहां पे आ जाए, प्रोडक्टिविटी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का मतलब यह है कि जब मैं इतने सारे न्यूट्रिशंस देखता हूं तो मुझे यह पता लगता है इस इकोसिस्टम के अंदर जो भी पानी था वो क्या बना, इवेपोरेट हुआ, वाटर वेपर बना, वेपर बन के क्या बना, क्लाउड बना, क्लाउड बन के मुझे क्या मिला, रेन मिल गई, राइट। अब यहां पे गैस थी, इस गैस में से नाइट्रोजन को सॉइल ने ले लिया, नाइट्रोजन सॉइल से कहां पे आ गया, प्लांट में आ गया। तो क्या ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनका एक साइकिल चल रहा है? क्या इसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एक साइकिल चल रहा है, यस और नो? फटाफट जवाब दीजिए। यस, इन सबका एक न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है, इन सबका एक न्यूट्रिएंट साइकिल चलता है। इसको बोला, ये भी किसके अंदर है, ये भी इकोसिस्टम के अंदर है। तो इकोसिस्टम के 4 फंक्शन हैं, इन चारों फंक्शन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हम देखेंगे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, है ना, ये सारे साइकिल हम देखेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। इकोसिस्टम के 4 फंक्शन के अंदर पहला फंक्शन हमने देखा एनर्जी फ्लो या प्रोडक्टिविटी मान लें, एनर्जी फ्लो। फिर हम एक और फंक्शन के रूप में प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। तीसरे फंक्शन के रूप में हम डीकंपोजिशन को देखते हैं। और फोर्थ डीकंपोजिशन और फोर्थ फंक्शन के रूप में हम यहां पे क्या देखते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब जब ये चारों चीजें डिटेल में हो जाएंगी तो हमारा आधा एस्पेक्ट खत्म हो जाएगा एज फार एज इकोसिस्टम इज कंसर्न्ड। आई होप इट इज क्लियर विद एवरीवन। डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला इकोसिस्टम के ऊपर क्या है।
एनर्जी साइकिल इज रिलेटेड टू न्यूट्रिएंट साइकिल? नहीं, एनर्जी का फ्लो अलग है, न्यूट्रिएंट का फ्लो अलग है, वो बात करेंगे, थोड़ी देर रुक जाए। एनर्जी के फ्लो में आप 10% रूल देख रहे हैं, न्यूट्रिएंट के साइकिल के अंदर आप नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, ये साइकिल्स देखते हैं। चलिए अब देखें, सबसे पहले क्या था बेटा, यहां पे हमने देखा सबसे पहले प्रोडक्टिविटी आ गई, ये हुआ। अब यहां पे हमने देखा सबसे पहले था ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ऊपर वी फाउंड द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ऊपर हमें मिला क्या, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद हमें मिला क्या, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के ऊपर वी विल फाइंड दी बायोम, और बायोम के ऊपर वी फाइंड दी बायोस्फीयर। ये लेवल है, ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं, अब इकोसिस्टम हो गया, अब हम बायोम को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक रीजन है, वर्ल्ड का मैप बनाता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। देखिए देखिए एक बात समझाना चाहता हूं, मैंने बोला इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर आपको क्या दिखेंगे, इंटरेक्शन दिखेंगे। अगर एक ही तरीके का इकोसिस्टम हमें वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में दिखाई देता है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे बायोम कहते हैं। जैसे कि यहां पे आपको क्या दिखेगा, सहारा डेजर्ट, जी हां सर सहारा डेजर्ट। यहां पे आपको दिखेगा सोनोरन महावे डेजर्ट, यहां पे आपको दिखेगा अटाकामा डेजर्ट, यहां पे आपको दिखेगा थार डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको क्या दिखा, डेजर्ट। तो क्या जो ये डेजर्ट्स हैं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट की बात करता हूं, ये डेजर्ट सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम इकोसिस्टम है, सेम इकोसिस्टम है, यस और नो, ऑलमोस्ट सारे सेम इकोसिस्टम है, जी हां सर सेम इकोसिस्टम है। बट ये सारे इकोसिस्टम क्या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में है, जी हां सर। क्या इन सब जगहों पे ऑलमोस्ट एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऑलमोस्ट एक ही तरीके का भले ही पौधा सेम मिले ना मिले, बट उस पौधे का टाइप ऐसा होगा कि वो कैक्टस जैसा होगा, नुकीली झाड़ियां होंगी, एक ही तरीके का हमें क्या मिलेगा, वेजिटेशन मिलेगा। बट वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में है, इन सबको मिला लूंगा, यस कोल्ड डेजर्ट ऑल्सो, इन सबको मिला लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक बायोम मिलेगा। जी हां सर। सर एक और बायोम का नाम बता दो। मैं कहता हूं प्रेरीज, यहां पे मुझे मिलता है पैम्पास, यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे मिलेगा पुश्ताज, यहां पे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया देखता हूं तो मुझे मिलेगा डाउन्स। ये सारे क्या हैं, एक बायोम है कि नहीं है, डाउन्स, प्रेरीज, पैम्पास, पुश्ताज, स्टेपे, ये सारे के सारे क्या हैं, एक तरीके के बायोम्स हैं। तो इकोसिस्टम जब सिमिलर टाइप का इकोसिस्टम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में है तो वहां पे एक जैसी वेजिटेशन के मिलने के चांसेस होते हैं, इसीलिए उन सबको क्यूमुलेटिवली मिला के क्या नाम दे दिया जाता है, क्या नाम दे दिया जाता है, बायोम्स। अब ऐसे टोटल कितने बायोम्स हैं सर, ऐसे टोटल 11 बायोम्स हैं, जिनमें से बहुत सारे बायोम्स की बातें हम पहले भी हम कर चुके हैं, राइट। दैट इज सबसे पहला इक्वेटर के पास है हॉट वेट इक्वेटोरियल,
फिर डेजर्ट, सूडान यानी कि सवाना ग्रासलैंड्स, फिर मॉनसूनल टाइप्स, फिर चाइना टाइप, स्टेपे टाइप, फिर मेडिटेरेनियन, फिर हमें ब्रिटिश टाइप, साइबेरियन, लोरेंशियन, टुंड्रा। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या हैं बेटा? दीज ऑल आर द डिफरेंट बायोम्स। अब इन बायोम्स को हम कब डिस्कस करेंगे उसको समझते हैं। देखिए, ये टोटल आपकी स्क्रीन पे जो टोटल बायोम्स लिखे गए हैं, ये हैं 11 बायोम्स। टोटल हैं 11 बायोम्स। इन 11 बायोम्स के लिए आपको जीसी लियोंग फॉलो करनी है। मैं पूरा जीसी लियोंग का तो जिक्र क्लास में नहीं कर सकता, बट ये जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, उन्हीं क्लाइमेटिक जोन्स को डिफरेंट बायोम्स के नाम से भी जाना जाता है। जीसी लियोंग के अंदर 11 चैप्टर हैं। इन बायोम से रिलेटेड हर बायोम का एक चैप्टर, जो आप आज से पढ़ना शुरू करेंगे, और मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा और हर दिन 1-2 बायोम्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, 11 के 11 एक ही दिन डिस्कस कर दूंगा तो तुम उड़ जाओगे। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन है, समझाना इसमें कुछ नहीं है, और कुछ बायोम्स को मैं क्लास में डिस्कस करूंगा 1 बाय 1। ठीक है, कल जैसे जब हम मिलेंगे तब हम 2 बायोम्स को डिस्कस करेंगे। 5 दिन के अंदर हमारे बायोम्स सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम बायोम्स के बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सिचुएशन है। बायोस्फीयर तो हमें समझ में आता ही है कि क्या होता है। बायोस्फीयर क्या होता है बेटा? बायोस्फीयर इज दैट यूनिट जो कि जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और हाईली इंटीग्रेटेड एंड इंटरैक्टिव जोन कंप्राइजिंग ऑफ, जिसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर है। और एक बात याद रखनी है, जो बायोस्फीयर है उसकी ऑलमोस्ट थिकनेस 20 किलोमीटर है, और मोस्ट ऑफ द लाइफ अकर बिटवीन 500 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन एंड अबाउट 6 किलोमीटर अबव द सी लेवल। जो 500 मीटर जो ओशन के नीचे और 6 किलोमीटर ओशन के सरफेस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो हमें ऑलमोस्ट लाइफ दिखाई देती है। तो ये सर क्या है? ये बायोस्फीयर का एक्सटेंशन है। तो नाउ वी हैव डिस्कस्ड द एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं इसको बना रहा हूं, ध्यान से समझना। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हम देखते हैं, शुरुआत में हमारे को दिखाई देता है ऑर्गेनिज्म, जो कि एक इंडिविजुअल है। ऑर्गेनिज्म से ऊपर आते हैं पॉपुलेशन, जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है। फिर पॉपुलेशन के ऊपर आता है कम्युनिटी, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन का ग्रुप है। फिर कम्युनिटी के ऊपर आता है इकोसिस्टम, जिसके अंदर स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट्स दिखाई देते हैं। फिर इकोसिस्टम, सेम इकोसिस्टम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में मिलते हैं तो उनको बायोम कहते हैं। और एक पूरा लेवल जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसको बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ठीक है सर? डन एवरीवन, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बायोम, बायोस्फीयर के बाद क्या है। ये बायोस्फीयर हो गया, देन आता है हैबिटेट। अब 2 वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से समझना। हैबिटेट एक वर्ड बहुत बार आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है। अब ध्यान से समझना, इसको कैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। हैबिटेट होता है किसी भी एक स्पीशी का एड्रेस, कोई एक ऐसी जगह ऑर्गेनिज्म की या किसी कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की जहां पे वो रहते हैं, राइट। मान लो आज मैं अपने हैबिटेट की बात करता हूं, तो मेरा घर मेरा एक हैबिटेट है, राइट। मेरा घर एक हैबिटेट है, और उस घर के अंदर मैं रहता हूं। उस घर के अंदर लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी हैं जो मेरे एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं। सिंपल एज दैट। जहां पे जो आपके घर का एड्रेस है वो आपका हैबिटेट है। मैं अगर बोलूं कि एक टाइगर जो है वो कान्हा नेशनल पार्क में मिलता है, तो उसका हैबिटेट वो कान्हा नेशनल पार्क है, उसका घर है वो।
एक ऐसी जगह जहां पे ऑर्गेनिज्म जीते हैं, रहते हैं, उसको हम हैबिटेट के नाम से जानते हैं। जब वो वहां पे रहते हैं तो वहां पे आपको दूसरे और ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोटिक फैक्टर्स दिखेंगे, कुछ और नॉन लिविंग फैक्टर्स भी दिखाई देंगे। राइट, ये तो हमें समझ में आ गया हैबिटेट। हैबिटेट के बाद जो अगली चीज आती है, ये हैबिटेट दो तरीके के होते हैं। कुछ हैबिटेट मैक्रो हैबिटेट्स होते हैं, कुछ हैबिटेट माइक्रो हैबिटेट्स होते हैं। मैक्रो हैबिटेट का मतलब यह है कि एक मान लो ये आपके सामने जो तस्वीर है, इस तस्वीर के अंदर ये पूरा का पूरा जो पेड़ है वो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का क्या है, हैबिटेट है। बट उस पेड़ के अंदर किस स्पेसिफिक पार्ट में, उस पेड़ के अंदर कुछ ऐसे लॉग्स होंगे, उनके अंदर थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा तो मैं देखूंगा तो मुझे कोई एक और ऑर्गेनिज्म मिलेगा। यानी कि माइक्रो हैबिटेट एक टर्म है जहां पे इस टर्म फॉर द कंडीशंस एंड ऑर्गेनिजम्स इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ अ प्लांट और एनिमल। जो उसकी इमीडिएट विसिनिटी में है वो उसका माइक्रो हैबिटेट होगा। छोटा माइक्रो लेवल पे अगर हम देखेंगे, राइट, ऑर्गेनिजम्स इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ अ प्लांट और एनिमल, बिल्कुल इमीडिएट बताओ क्या है, वो उसका माइक्रो लेवल पे होगा। ठीक है सर, मैंने पहले तो बोला था ट्री का, अब ट्री के अंदर कहां पे है, वो लॉग वाटर उसके अंदर लॉगिंग में है, जैसे कि यहां पे आपको दिखाया गया है लॉग रोटिंग इन अ फॉरेस्ट। ठीक है सर, विसिनिटी मतलब आसपास। डन। अब आता है जो दुनिया का सबसे बड़ा डाउट होता है, दैट इज व्हाट इज अ निश। अब देखो ये जो चीज है वो किसी को समझ में नहीं आती क्या है। अब ऐसा समझाऊंगा जो तुम्हें कभी जीवन में भूलोगे नहीं। निश का मतलब होता है, पहली बात, जब भी हम हैबिटेट की बात करेंगे तो ये वर्ड जो है हैबिटेट, ये हमेशा क्या बताएगा, अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। ठीक है, ये उसका क्या है, हैबिटेट है। जब उस हैबिटेट में कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनल रोल होगा, फंक्शनल रोल प्लेड बाय एनी ऑर्गेनिज्म, वो उसका क्या है, निश है। जैसे कि सर ये तो समझ में नहीं आया। मान लो, अब ध्यान से समझना, मेरा हैबिटेट मेरा घर है, आप अपने आप पे लें, आपका हैबिटेट आपका घर है। उस हैबिटेट के अंदर आपके कुछ फंक्शन हैं, जैसे कि खाना बनाना, रिप्रोडक्शन करना, या हम कुछ और एस्पेक्ट्स में ले लें तो वो बाद में देखेंगे। अब जब मैं खाना बनाने की बात करता हूं तो उस हैबिटेट के अंदर निश क्या हुआ, मेरा किचन एक निश है। रिप्रोडक्शन इज माय बेडरूम, राइट। सो फूड निश, रिप्रोडक्टिव निश, यस, अब समझ में आया। तो फूड निश का मतलब यह है कि हम क्या कर रहे हैं, किस जगह पे एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। मैं फूड निश की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना। हैबिटेट और निश जो है वो किस चीज के लिए है, निश वर्ड जब भी आएगा आपको एक चीज याद रखनी है, फंक्शनल रोल। क्या याद रखना है, फंक्शनल रोल, ये फंक्शन करने वाला है, राइट। मेरा पूरा घर जो है, ये मेरा पूरा घर है, हाउस, दिस इज माय हैबिटेट। अब इस हैबिटेट के अंदर 3 रूम हैं, 3 जगहें हैं, और इस जगहों पे मैं देखता हूं, दिस इज द बेडरूम, राइट। यहां पे लिविंग एरिया है, ये है किचन, राइट। तो एक बात बताएं, पर्टिकुलर प्लेस फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि यहां पे मैं अगर हैबिटेट निश की बात करता हूं, हैबिटेट निश का मतलब है, हैबिटेट तो पूरा घर है, हैबिटेट निश का मतलब है कि कौन सा ऐसा रूम है जहां पे मैं
रहता हूं, सोता हूं, दैट इज माई बेडरूम. दिस हैबिटेट निश इज ऑल्सो माई रिप्रोडक्टिव निश. ये मेरा रिप्रोडक्टिव निश है. और ये मेरा फूड निश है. जी हां सर, ये मेरा फूड निश है. ये चीज तो मुझे समझ में आ गई. राइट. अब एक बात बताएं कि निश जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शनिंग रोल के लिए है. पर्टिकुलर फंक्शनल रोल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं. अगर मान लो मेरा जो निश है उस निश के अंदर कोई और व्यक्ति आने लगेगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी. जी हां सर, मुझे प्रॉब्लम होगी. ऐसे करके अब समझने की कोशिश करते हैं. मैंने एग्जाम्पल बता दिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. जैसे इसको एक और तरीके से समझें. ये पूरा जो ऑफिस है ये मेरा हैबिटेट है. उस ऑफिस के अंदर दिस स्टूडियो इज माय निश. ये मेरा क्या है? निश है, क्योंकि ये मेरा एक फंक्शनल रोल है. राइट, समझ में आ गया. तो अब एक बात बताएं. निश रेफर्स टू द यूनिक रोल, पर्टिकुलर यूनिक रोल और पोजीशन ऑफ अ स्पीशीज within an ecosystem including the physical and biological conditions it requires to survive and reproduce. उस पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म को, उस एक पर्टिकुलर स्पीशी को, उसका यूनिक रोल क्या है, उसका पर्टिकुलर उस इकोसिस्टम के अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन सा इंटरेक्शन है, उसी को हम बोलते हैं निश. इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय the specific set of environmental conditions such as, मान लो मेरे को एक फंक्शनल रोल करना है. niche is something which is we call it as the unique role. मेरा कोई एक यूनिक रोल है. उस रोल के लिए मुझे स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस चाहिए कि मुझे टेम्परेचर, फूड अवेलेबिलिटी, लाइट, सॉइल, ये सारी चीजों की अवेलेबिलिटी है ताकि मैं वहां पे सरवाइव कर सकूं. बिल्कुल सही बात है. मान लो एक ट्री है. इस ट्री के ऊपर अब देखते हैं. ये एक ट्री है, इसको मैं ऐसे समझाता हूं. ठीक है. इस ट्री के ये है ट्रंक्स, ये है इसकी मान लो कैनोपी, ट्रंक, और ये है इसका बेस. ठीक है. इस ट्री पे 3 बर्ड्स हैं. ट्री पे 3 बर्ड्स हैं. 3 बर्ड्स में से 3 बर्ड्स हैं ए, बी और सी. अभी अपने आप समझ में आ जाएगा. ए, बी और सी. ए बर्ड जो है वो खाता है फ्लावर्स को जो कि कैनोपी पे हैं. बी बर्ड जो है वो डिपेंडेंट है वुड पे, वुड के ट्रंक पे. जो सी बर्ड है वो जो भी फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं और जो बेस पे हैं उसको खाता है. तो क्या मैं कह सकता हूं ए का जो निश है, निश का मतलब क्या है? रोल, फंक्शन, जो कि उसको सरवाइव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ए का जो निश है वो कैनोपी है. क्या मैं कह सकता हूं बी का जो निश है वो है ट्रंक और सी का जो निश है वो है बेस. और इन तीनों का हैबिटेट है ट्री. इन तीनों का हैबिटेट है ट्री. अब समझ में आया? हाँ, हैप्पी हैप्पी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका वो बता देना. अनुभव इन्वायरमेंट नहीं होता निश का मतलब. निश का मतलब होता है कोई भी स्पीशी जहां पे वो रह रही है वो एक यूनिक रोल प्ले करती है ताकि वो वहां पे सरवाइव कर सके. इसको हम बोलते हैं निश. राइट. अब मान लो कोई एक व्यक्ति, कोई एक डी बर्ड आया और वो आके इस बेस पे जो फ्लावर्स गिर रहे हैं ऊपर से उसको खाने की कोशिश करता है. तो क्या सी और डी का निश ओवरलैप हो जाएगा? यस और नो? यस, इसका जो निश है वो ओवरलैप कर जाएगा.
अब अगर इसका निश ओवरलैप कर गया तो क्या सी और डी के बीच में कंपटीशन होगा? निश का मतलब है ऐसा स्पेस जहां पे वो यूनिक रोल प्ले करते हैं। हर व्यक्ति का हैबिटेट बड़ा हो सकता है बट उसका निश बहुत ही पर्टिकुलर होता है। मेरा हैबिटेट पूरा ट्री हो सकता है बट जब मुझे खाना खाना होगा तो मैं किचन में ही जाऊंगा, मैं तब बेस पे ही आऊंगा, राइट। तो जब भी अगर मुझे मेरे किचन में कोई और व्यक्ति आके खाना खाने लगेगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा और मैं उसको झापड़ मार के बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, खत्म कहानी, कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो इसीलिए हमें समझ में आया कि निश क्या है देन और हैबिटेट क्या है। अब एक ध्यान से समझें, माइक्रो हैबिटेट इज द पार्ट ऑफ अ निश, यू कैन से दैट, राइट। अब इसको और ध्यान से पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ लो, एक बार और पढ़ देता हूं क्योंकि निश समझ में नहीं आता है, मेरे को भी पता है कि अब मैं तुमसे पूछूंगा कि टाइगर का हैबिटेट कान्हा नेशनल पार्क है बट उसका जो निश है वो बहुत ही छोटा होगा जहां पे वो अपना फंक्शन करता होगा। हां भाई सागर सही बोल रहा है। देखो, निश रेफर्स टू, पहली बात जब निश वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में यह वर्ड कभी भी नहीं भूलना चाहिए, यूनिक रोल ऑफ अ स्पीशी। कोई एक स्पीशी है, उसका एक रोल है किसी एक इकोसिस्टम में, विद इन एन इकोसिस्टम, इंक्लूडिंग उस इकोसिस्टम में क्या है, फिजिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन है, उसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो कि इस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बस यही तो है कि निश का मतलब है कि द यूनिक रोल प्लेड बाय दिस ऑर्गेनिज्म within an ecosystem including biotic and abiotic element which is responsible for the survival। मेरे को पता है अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं निपट जाऊंगा, तो मेरे को यूनिक रोल कहां प्ले करना पड़ेगा, किचन में, राइट। दिस इज समथिंग स्मॉलर पार्ट होता है निश। दूसरा, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय, ये कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, कोई ना कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी, चाहे वो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, लाइट हो, सोइल हो या फूड अवेलेबिलिटी हो, जो कि उस स्पीशी को चाहिए टू सर्वाइव एंड थ्राइव। ठीक है सर। थर्ड, द निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंटरेक्शंस इज डिटरमाइंड बाय वेयर इट स्टैंड्स इन द इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। मान लो अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं तो मेरा निश अलग है, कंज्यूमर हूं जिसमें मैं प्राइमरी कंज्यूमर हूं तो मेरा निश अलग है, सेकेंडरी कंज्यूमर का निश अलग है, टर्शरी कंज्यूमर का निश अलग है। तो किसी भी निश ऑफ एन, राइट, द निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इंटरेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब आता है टाइप्स ऑफ निश। टाइप्स ऑफ निश में एक तरीका तो मैंने तुम्हें समझा दिया, हैबिटेट निश, फूड निश और रिप्रोडक्टिव निश। अब हैबिटेट का मतलब है फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, राइट। और निश का मतलब है फंक्शनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म वेयर इट गेट्स द रिसोर्सेज नीडेड टू सर्वाइव। यानी कि हैबिटेट तो बड़ा हो सकता है उस आदमी का बट उसका निश जो होगा वो बहुत ही यूनिक होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक टाइगर सारी दुनिया घूम सकता है बट जब उसको अपना निश छोड़ेगा तो उसकी जान जाने की परवाह है। मैं हैबिटेट के रूप में अपना घर तो देख सकता हूं बट जब मेरे को यूनिक रोल क्लास लेने का आएगा तो मैं यहां पे आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दिस इज माई निश। वाई? इत्मीनान से सुनना, this is my niche. Why? Because this room provides me the specific set of conditions such as board,
this pen, this camera, Wi-Fi connectivity, which allow me to survive and thrive. Yes or no? Unique space for survival need. ऑफिस में ही जाना पड़ेगा जब काम करना है, वैसे मैं पूरी दुनिया कहीं मर्जी घूम लूं, काम करने तो ऑफिस ही जाना पड़ेगा. That will become my niche. राइट? इसीलिए क्या मैं कह सकता हूं हर एक ऑर्गेनिज्म का, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका जो निश होता है, ऑर्गेनिज्म जो है उसका जो निश होगा वो यूनिक ही होगा. वो उसका जो निश है वो यूनिक होगा. जहां पे फंक्शनल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म ने जो स्पेस ऑक्यूपाई करना है, जहां पे ये पर्टिकुलर फंक्शन करे ताकि ये सरवाइव कर सके, ताकि ये सरवाइव कर सके, उसी को हम निश बोलते हैं. डन? ठीक है. अब एक बात बताएं, मान लो यहां पे दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ए और बी. क्या ये एरिया ऐसा है जहां पे आपको निश ओवरलैप होते हुए दिखाई दे रहा है? दिस इज द एरिया. क्या यहां पे निश ओवरलैप हुआ? निश ओवरलैप. राइट. यहां पे कोई फाइट नहीं है, यहां पे कोई फाइट नहीं है, यहां पे निश ओवरलैप होगा. देखो, एक ऐसी स्पीशी है, एक ये स्पीशी है, जहां पे दोनों स्पीशीज का निश क्या हो गया? ओवरलैप हो गया. अब कल हम डिस्कस करेंगे निश ओवरलैप क्या होता है, उसके क्या इंपैक्ट हैं. मैं आगे की स्लाइड आपको आज नहीं दूंगा. आज सिर्फ और सिर्फ यही 41 स्लाइड्स तक तुम्हारे साथ शेयर की जाएंगी, ताकि आप इन स्लाइड्स में जो भी लिखा हुआ है, चाहे वो ये है, मैंने बहुत कुछ चीजें लिखी हैं, बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं, और इनको अच्छे से दिमाग लगा के समझ लेना. ये सारे के सारी स्लाइड्स, चाहे ये हैं, इन सारी स्लाइड्स को बहुत अच्छे से समझना है. देन वी विल मीट टुमारो एंड वी विल डिस्कस. समझ में आया सबको? दो स्पीशीज का हैबिटेट भले ही सेम हो, बट निश सेम नहीं हो सकता. ये बात याद रखना, और इसी से हम आगे बढ़ेंगे. चलिए गाइस, थैंक यू सो मच. विल सी यू टुमारो. बाय बाय गाइस.